क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है? क्लोनिंग का मतलब होता है कोई भी डिज़ायरेबल जीन या फिर आपका जो डीएनए होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को बनाना क्लोनिंग कहलाता है। वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो आपका डिज़ायरेबल जीन है, जो प्लाज्मिड है, उसमें उसको वो हेल्प करता है डिज़ायरेबल जीन या फिर डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो बेसिकली जो क्लोनिंग वेक्टर्स ये क्या होते हैं और इनके फ़ायदे क्या क्या हैं और क्या क्या फीचर्स है जो कि क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होना ज़रूरी है। तो बेसिकली कुछ बैक्टीरियोफेजेस, आपको पता होगा कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो कुछ ऐसे वायरस हैं जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, फीड करते हैं किस पे? बैक्टीरिया पे। एंड सम प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसके लिए प्रीवियस वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। तो जो प्लाज्मिड होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए हैं। बैक्टीरिया का जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है, जो जीनोम है, उसी के साथ साथ एक डबल स्टैंडर्ड यानी कि डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब ये जो बैक्टीरियोफेजेस या जो प्लाज्मिड्स हैं इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायरेबल डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने के लिए। अब वो कैसे करेंगे, आपको उसके फीचर्स भी पता होने चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग बैक्टीरियोफेजेस में, अलग अलग प्लाज्मिड में जो नंबर प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। मतलब कुछ ऐसे भी बैक्टीरियोफेजेस है जो पर सेल में यानी कि 1 सेल के अंदर 1 ही कॉपीज़ को प्रोड्यूस करता है। अब कुछ ऐसे हैं जो 10 भी बना सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो 50 से लेकर 100 कॉपीज़ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसकी कॉपीज़ प्रोड्यूस हो रही है? हमारे डिज़ायरेबल जीन या फिर हमारे डिज़ायरेबल डीएनए की। मतलब वो कितनी ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी बेसिस पर हम हमारे डिज़ायरेबल प्लाज्मिड्स या फिर बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ करेंगे। तो वो कौन कौन से फीचर्स है जिनके बेसिस पर हम इनको यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस को और प्लाज्मिड्स को? जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, PVR 322। तो जो PVR 322 है, बेसिकली जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको उसके अंदर नज़र आएंगे। अब वो फीचर्स कौन कौन से? 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो है वो है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था कि किसी भी डीएनए के पास में, जो आपका डिज़ायरेबल डीएनए है, उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन बिगिन होता है, जहाँ से शुरू होता है। तो जहाँ पर उसको कोई इंडियन डीएनए को या फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या फिर लाइगेट किया जाता है, तो वहाँ से रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो है वो है आपका सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर्स कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट। अभी जो ट्रांसफॉर्मेट मैंने जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है ये क्या है? इसका मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेट का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट। कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो आपने वेक्टर के अंदर डाला तो वेक्टर का सीक्वेंस तो चेंज हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जो आपका जो डिज़ायरेबल डीएनए है वो लाइगेट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जब भी हमारा डिज़ायरेबल डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं होता है किसी भी प्लाज्मिड में, तो वो क्या है? वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं। ये कोई नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जिनके पास रेजिस्टेंस होता है उनके पास ये चीज़ प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने कितनी बताई हैं? एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेरिकॉल और कैनामाइसिन। ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन है। तो ये क्या है? ये एंटीबायोटिक्स से अब ये क्या काम आती हैं? ये एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती हैं। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? तो जो भी एंटीबायोटिक आपको ये बताने में हेल्प करेगी कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट है। तो इन एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब जो थर्ड फीचर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्या है? आपकी रिकॉग्निशन साइट, जिसको बोला जाता है आपका क्लोनिंग साइट। मैंने आपको बताया था कि जो एंडोन्यूक्लियस है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हमारे पास में हैं, वो सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर कट लगाते हैं और डीएनए को कुछ अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोनिंग साइट से जो सीक्वेंसेस हैं, हर एक प्लाज्मिड के पास, हर एक डीएनए के पास में एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? अगर किसी भी डीएनए के अंदर
बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स होंगी, तो हो सकता है वो इतनी जगहों पे कट लगाए कि हमारा डीएनए ही लॉस हो जाए। तो इसी वजह से हमारे पास जितने भी प्लाज्मिड्स हैं उनके पास में एक ही रिकॉग्निशन साइट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो हमारा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से जो क्लोनिंग साइट्स है, जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं और ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो कैसे हेल्प करती है ट्रांसफॉर्मेंट और डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जो हमने रिकॉग्निशन साइट पढ़ा है यानी कि क्लोनिंग साइट, वो क्या है? स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए सीक्वेंस वेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेक अ कट। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपना कट लगाते हैं, वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है PBR322, इसके थ्रू हम समझेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा प्लाज्मिड है, ये एक बहुत अच्छा वेक्टर है क्योंकि इसके पास वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है जिनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है और यहाँ पर है एम्फिसिस। अब यहाँ पर आपको जो R लेटर नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। PBR322 जो कि एक वेक्टर है, इसके पास एम्फिसिलिन से भी रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस है। ये दोनों क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। तो क्योंकि इसके पास में दोनों ही एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस है, तो अगर इस समय में इस प्लाज्मिड को एक ऐसी जगह पर रखूं जहाँ पर एम्फिसिलिन हो, तो क्या इस प्लाज्मिड पर कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्फिसिलिन मीडियम के अंदर रखने पर इसके पास में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है, इस वजह से इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे मीडियम में रखूँ जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन हो, तो क्या ये इसको कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है, जो मेरा फॉरेन डीएनए है, जिसकी मल्टीपल कॉपीज़ में बनाना चाहती हूँ या जिसको मैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, इंट्रोड्यूस करवा दूँ टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस वाली साइट पर, मगर वो कैसे होगा? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। मान लीजिए हमारे पास में फॉरेन डीएनए है, मतलब ये वो डिज़ायरेबल डीएनए है जिसकी मैं मल्टीपल कॉपीज़ बनवाना चाहती हूँ। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं अपने फॉरेन डीएनए को कट लगाऊंगी, तो वही सेम रेजिस्टेंस एंजाइम मुझे यूज़ करना है प्लाज्मिड में कट लगाने के लिए। मान लीजिए मैं जो ये फॉरेन डीएनए है इसको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर, तो या तो मैं बायज से कट लगवा सकती हूँ या तो फिर साल्वन से। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेजिस्टेंस एंजाइम टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पर प्रेजेंट है, ये वाला और ये वाला। तो मैंने क्या करा कि जो BAH1 रेजिस्टेंस एंजाइम जो मेरे पास में है इसका मैंने यूज़ किया और इससे कट लगाया कहाँ पर? अपने डिज़ायरेबल डीएनए की साइट्स पर, या बोल सकते हो सीक्वेंस पर। और जो डिज़ायरेबल सीक्वेंस जो मुझे चाहिए था डीएनए का, वो मिल गया। अब मैंने डीएनए लाइगेज का यूज़ करके इसको इंट्रोड्यूस करा दिया कहाँ पर? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस पर। ये कैसे हुआ? कि क्योंकि मैंने BAH1 से रेजिस्टेंस एंजाइम है ये, इसको लेकर मैंने कहाँ पर कट लगवाया? इसकी सीक्वेंसेस पर कट लगाया। तो जब मैं BAM-H1 का यूज़ करके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली सीक्वेंस पर कट लगाऊंगी और फिर मैंने इसी का यूज़ करके अपने डिज़ायरेबल डीएनए के ऊपर कट लगाया और फिर डीएनए लाइगेज की हेल्प से मैंने क्या करा? यहाँ पर लाके अपने डीएनए को जोड़ दिया। तो अब क्या ये पहले जैसा ही PBR322 रहा? अभी भी इसके सारे सीक्वेंस सेम है क्या? नहीं है अब। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉरेन डीएनए था वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है कहाँ पर? इसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस पर। तो जब अब ये पहले जैसा नहीं रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? कि ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बनने की वजह से जो इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था वो लॉस्ट हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उसके सीक्वेंस में चेंजेस कर दिए हैं। हमने क्या कर दिया है? सीक्वेंस को मॉडिफाई कर दिया है, उसको ऑल्टर कर दिया है। कैसे? अपना डिज़ायरेबल डीएनए को वहाँ पर लाइगेट करके। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारे पास में है, अब इसके पास में टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर है? तो अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सही भी किया है या नहीं। जो डिज़ायरेबल डीएनए है वो जो सही जगह पर हमने उसको प्लेस किया है या नहीं, वो सही जगह पे गया है या नहीं। अब मान लो आपने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 10 प्लाज्मिड के साथ में परफॉर्म किया है और 10 प्लाज्मिड के अंदर आपने अपना डिज़ायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि जो डीएनए है वो सही जगह पर जाकर ही इंट्रोड्यूस हुआ हो सकता है वो सही जगह पर लाइगेट ही ना हुआ हो सकता है कि जो टेट्रासाइक्लिन है उसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी उसी के पास हो। तो हमको ये पता लगाना है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो हमारे पास में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको पहले हमने किसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया? एम्फिसिलिन वाले उसको मीडियम में रखा हमने, क्योंकि सभी ही जो PBR
322 है उसके अंदर हमने एम्फीसिलिन के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया है। इसीलिए सारे के सारे जो प्लाज्मिड है वो एम्फीसिलिन वाले मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे। क्लियर है। लेकिन जब आपने इसको बैक्टीरिया के अंदर डाला था और उसमें आपने जो टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस था उसको आपने ख़त्म कर दिया, तो क्या आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन है उसका रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया है। तो वो सारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं किसमें? टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में। फिर से बताती हूँ कि जब आपने इसके साथ में कोई मैनिपुलेशन नहीं की थी तब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था। तो जब आप इसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम के अंदर रखोगे तो ये सर्वाइव करेगा। लेकिन जब मैंने इसमें अपना डिज़ायरेबल डीएनए डाला, मींस जब मैंने इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया। तो अब अगर आप उसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम के अंदर रखोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कल्चर में जो भी सर्वाइव नहीं करेंगे वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट है, मींस वो ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन जो आसानी से सर्वाइव कर पा रहे हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मींस वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ये जो तरीका हमने पढ़ा था सेलेक्टेबल मार्कर का, यानी कि जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। बट ये थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पहले एक पेट्री डिश में रखना पड़ता है, फिर दूसरी पेट्री डिश में रखना पड़ता है, फिर आपको इसके अंदर प्लेटिंग भी करनी पड़ रही है। तो ये इस वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। इसी की वजह से इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है जिसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको पढ़ने से पहले आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। और 12th में अगर क्वेश्चन आता है तो वो पूछा जाता है कि ROP रोप क्या होता है। तो इसका फंक्शन ये है कि बेसिकली कोड करता है प्रोटीन के लिए, ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करेगा जो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है कि किसी भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करके उस प्लाज्मिड की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देना, या बोल सकते हो कि उस प्लाज्मिड की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देना। मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है। तो ये जो प्लाज्मिड है, जब भी क्या होता है मैं नॉर्मल कंडीशन में बताती हूँ, ये जो प्लाज्मिड है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाते हैं, मींस कलर प्रोड्यूस करने वाला कोई भी सबस्ट्रेट। तो इस प्लाज्मिड के पास में जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है, अगर ये क्रोमोजेनिक के कांटेक्ट में आएगा तो वो नॉर्मली ब्लू कलर की कॉलोनीज़ को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर आपके पास में एक कंटेनर है जिसमें आपने एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। अब इसके अंदर आपने क्या करा? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को डाला या उसके कांटेक्ट में रखा, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम बन रहा था जिसका नाम क्या था? विच इज़ बीटा गैलेक्टोसिडेज। और वो एंजाइम जब भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू कलर को प्रोड्यूस करता है। तो आपको क्या दिखने लगेगी? ब्लू कलर की कॉलोनीज़ दिखने लगेगी। लेकिन तब क्या होगा? जब मैं अपने डीएनए को इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइट पर प्रोड्यूस कर दूंगी। मैंने क्या करा है कि जो उस बैक्टीरिया के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनने वाला जो सीक्वेंस था, जो जीन था, जो डीएनए था, उसमें उसकी जगह पर मैंने अपना डिज़ायरेबल डीएनए को इंसर्ट कर दिया। तो कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो सकता है। तो जब आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो या तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो फॉर्मेशन है वो नहीं करेगा, और जितने भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज डिज़ायरेबल डीएनए जो है वो इंसर्ट नहीं किया गया है, वो क्या होंगे? वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। तो उसमें क्या होगा? ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल प्रोसेस था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को? तो ये हमने बात करी है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। PBR 322 इसका डायग्राम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में।